नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक खूब हंगामा बरपा। शराब, खाद, बीज पर बहस के बाद पीएम आवास में विपक्ष ने सदन का वॉकआउट तक कर दिया। वहीं मंत्री टीएस का पंचायत विभाग से इस्तीफा दूसरे दिन भी गरमाया रहा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की पूरी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह काफी गर्मागर्म रहा। पक्ष विपक्ष कई मुद्दों पर उलझते नजर आए। पक्ष विपक्ष में हंगामा प्रश्नोत्तर काल से ही शुरू हो गया। प्रश्नकाल में विपक्ष ने प्रदेश में शराब में मिलावट और ओवर रेट में बिक्री का मामला उठाया। जवाब में सत्ता पक्ष ने कुछ जगहों पर कार्यवाही की बात कही, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं था। हंगामा तब बढ़ा जब विपक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम आवास योजना का मुद्दा उठाया। प्रदेश में 8 लाख हितग्राहियों को आवास न मिल पाने के जवाब में सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा राशि नहीं देने का जवाब दिया। फिर क्या था, पूरा विपक्ष हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 17-18, 19-20 के आवास योजना के बारे में प्रश्न था। उस प्रश्न का इतना बड़ा प्रभाव था कि पंचायत मंत्री को 4 पेज का अपने विभाग से इस्तीफा देना पड़ा और उस इस्तीफा में पंचायत मंत्री जी ने इस बात को कोट किया कि मैं आवास के लिए असफल रहा और इसलिए आवास भी लोगों को आवास बनाकर दिए जाना था। 8 लाख लोगों को आवास नहीं बनाया जा सका। 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था जिसमें लगती है, यानी 10,000 करोड़ इन्वेस्ट होता छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये कहा कि योजना की समाप्ति 2022 में हो रही है। ऐसा नहीं है, इसका समय वृद्धि हो चुका है। अब ये 2024 तक इसको पूरा किया जाना है। जहाँ तक राशि का सवाल है, 762 करोड़ रुपया लेने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए बिड आमंत्रित किए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से बिड भी दिया गया था, लेकिन बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कंडीशन डाल दिया कि कोई भी योजना या कोई भी निगम या कॉरपोरेशन, जैसे हमारा ये हाउसिंग कॉरपोरेशन है प्रधानमंत्री आवास का, उसके वायबिलिटी के ऊपर लोन दिया जाए। वायबिलिटी मतलब ये कि वो खुद कोई काम करे और उससे जो आय अर्जित हो उससे पटे। स्टेट बजट से यदि ऋण पटाने की बात का कंडीशन है तो उसको ना दिया जाए। तो एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये कंडीशन आने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई। दूसरा ये था कि भारत सरकार की तरफ से जो छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा लेना है, वो पैसा भी अलग अलग माध्यम से कुछ अड़ंगा लगा के वो लोग प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्नोत्तर काल में जसपुर जिले की खराब सड़कों का मामला भी उठा। खराब सड़कों का मामला सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही उठाया। सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा जशपुर की खराब सड़कों के सवाल पर खुद विधानसभा अध्यक्ष को टिप्पणी करनी पड़ी। सदन के अध्यक्ष ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को कहा कि वे पूरे जिले की सड़कों का अवलोकन करके अवगत कराएं, विभाग उसको ठीक करेगा। शून्यकाल में विपक्ष ने प्रदेश के किसानों के लिए सरकार द्वारा खाद बीज आवंटन का मामला उठाया। विपक्ष ने इस मामले में स्थगन भी पेश किया। खाद बीज के मामले में विपक्ष ने स्थगन भी पेश किया। स्थगन पर विपक्ष ने खाद बीज के मामले में तर्क सहित अपना पक्ष रख के स्थगन को ग्राह्य करने की मांग की। प्रदेश में पूरे जो सड़कें हैं गड्ढे में तब्दील हो गई है
15 साल में जो सड़कें बनाई गई डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में, आज इस सरकार की स्थिति नहीं है उस सड़कों के रिपेयर करा ले। और कांग्रेस के विधायक उठा रहे इस बात को, बाकी दल के विधायक उठा रहे हैं, लेकिन पूरे यदि कहीं सड़कें बन रही है तो उसके लिए केवल एक जिला चिन्हांकित है, और एक जिला के सिवाय पूरे प्रदेश के सड़कों के मामले में दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि रिपेयर के लिए इतना पैसा बजट में रखनी चाहिए कि आप नए सड़क मत बनाइए, लेकिन जो सड़कें बनी हुई है पूर्व में वो सड़कें चलने के लायक हो। मानसून सत्र के पहले दिन की तरह उम्मीद जताई जा रही थी कि दूसरा दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे दिन विपक्ष ने अपने मुद्दों को सदन में उठाने की ठान रखी थी, इसलिए चर्चा भोजन अवकाश तक चली। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में किसानों की हालत खराब है, विकास ठप है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते नजर आया। खरीफ की बोनी का जो काम है वो 60% से अधिक बहुत सुगमता से हो चुका है। बचे हुए जो बोनी है, रोपाई का काम है, पानी आने के बाद वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। किसान खेत में है, किसानों के सामने कोई परेशानी नहीं है, नंबर 1। दूसरा, बीज की सप्लाई के बारे में उन्होंने अपने स्थगन के माध्यम से सारी बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ में बीज पर्याप्त उपलब्ध है और जितना उठाव होना चाहिए बीज उठाव होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लोन का विस्तार किया जाता है। हम लोगों ने इनके शासनकाल में 3,200 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म लोन था, अभी 5,800 करोड़, कितने गुना इजाफा हुआ है आप समझ सकते हैं। तो किसानों को बीज भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है। डीएपी की कमी पूरे प्रदेश में है। मई अप्रैल के महीने में जो 40% सप्लाई का जो प्लान था वो कटौती की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, और 40% की कटौती आज तक भरपाई नहीं हुई है। और मैंने अपने उत्तर में आंकड़ों में बता दिया है केंद्र सरकार को जो 13,70,000 मेट्रिक टन खरीफ के लिए खाद की सप्लाई करना है, उसमें डीएपी की अभी भी कमी है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र सरकार लगातार खाद की कीमतों में वृद्धि कर रही है। अनेक खाद की कीमत 45% तक की वृद्धि हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं। सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही खत्म होते तक विपक्ष आक्रामक रहा है और आने वाले समय में विपक्ष के ऐसे ही तेवर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना बाकी है। हंगामा तब भी उठेगा जब मंत्री टीएस सदन में उपस्थित होंगे, और हंगामा तब तक चलेगा जब तक पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय से टीएस के इस्तीफे का पटाक्षेप नहीं हो जाता। हालांकि उसके पहले सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी, जिसमें खुलासा होगा कि प्रदेश की जनता के हिस्से क्या आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में आपसी कलह और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कहा था छत्तीसगढ़ में 8 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं बने और मनरेगा के तहत कार्य नहीं हुआ, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इधर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वहीं भाजपा द्वारा प्रस्तुत किया गया अविश्वास प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ, जिस पर 27 जुलाई को चर्चा होगी। वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे से खाली विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का जिम्मा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में बीज पर्याप्त उपलब्ध है और जितना उठाव होना चाहिए बीज उठाव होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लोन का विस्तार किया जाता है। हम लोगों ने इनके शासनकाल में 3,200 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म लोन था। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक के कार्यकाल को आज 2 साल पूरे हो गए।
प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताई। उन्होंने बताया 2 साल के कार्यकाल में 3 बार के लॉकडाउन में कुल 5.5 माह का लॉकडाउन रहा है। पीड़ित महिलाओं के लिए टेलीफोनिक माध्यम से अनेक मामलों में राहत पहुंचाई गई और अखबारों समाचारों के माध्यम से स्वतः संज्ञान लेकर कई मामलों में कार्रवाई की गई। वहीं महिलाओं की विधिक संरक्षण और जागरूकता के लिए बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा सभी जिलों में भ्रमण करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के दिन हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। निराकृत प्रकरण और लंबित प्रकरण इनका यहाँ पर उल्लेख। मेरी ज्वाइनिंग 3 जुलाई 2020 से प्राप्त प्रकरण, निराकृत प्रकरण और लंबित प्रकरण इनका यहाँ दिया था और राज्य शासन को भेजा था प्रस्ताव कि हमें डीएमएफ से फंड दिया जाए प्रत्येक जिले से, और उस डीएमएफ राशि जिस जिले से राशि मिलेगी उस जिले में ही मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का संचालन होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको पॉलिसी में जोड़ा, डीएमएफ की पॉलिसी में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी पखारे माँ, जुग जुग लेते यहाँ सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहित सभी प्रदेशों में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी जैसी संवैधानिक संस्था को भी केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हीं के दिशा निर्देश पर वह कार्य कर रही है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी ईडी के विरोध में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बिल्कुल मेरा कहना है कि जितने भी, क्योंकि हमने कोई गलत किया नहीं, हमारे नेताओं ने गलत किया नहीं, नेशनल हेराल्ड में एक पैसे के लेन देन हुआ नहीं, तो फिर जब मनी ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया और ईडी का केस कैसे बना?
और मैं ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, आप अपने घर में जाएं तो अपने बीवी बच्चों से आंख मिला के बात करो, बताओ कि तुमने क्या कार्रवाई की है हिम्मत तो बताए। आज आपने शपथ ली है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों कार्रवाई नहीं करते? छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और उसके बेटे ने पनामा में गड़बड़ी की है, उसकी जांच क्यों नहीं करते? नान के FIR इनके पास है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? यहाँ लाखों करोड़ों लोगों का पैसा चिट फंड कंपनियों में जमा है, हजारों करोड़ रुपया उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसकी जांच ये कब करेंगे? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते इस जांच? है हिम्मत तो जांच करके बताए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, उसके पूर्व मुख्यमंत्री इसलिए जांच नहीं करेंगे। शिक्षकों की कमी को लेकर नारायणपुर जिले के DAV स्कूल के बच्चों और पालकों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। पालकों ने बताया कि पिछले शिक्षण सत्र में भी शिक्षक की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। वहीं इस दौरान SDM ने आक्रोशित पालकों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। हमारी मांग ये है कि बहुत समय से जितने गत महीने हमारे स्कूल में मतलब पढ़ाई हो ही नहीं रही है, जो मेन विषय है। जैसे मैं एक बायो का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे जैसे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन तक अभी तक जितने भी लगी है, अभी मतलब गर्मी के बाद से अभी तक एक कक्षाएँ भी नहीं हुई हमारी जो मेन सब्जेक्ट है उसके। हम ये चाहते हैं कि हमारे पहले जैसे कोरोना काल के पहले जैसे हमारे DAV में पढ़ाई होती थी, वही हम चाहते हैं। पढ़ाई का स्तर अब DAV में बहुत गिर चुका है सर, अभी तक कोई टीचर भी नहीं आया वहाँ। निश्चित मैं तो एक बात कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और अभी तक जो देखा जा रहा है कि लगभग 2 वर्ष तक बच्चे लोगों को पढ़ा भी नहीं रहे हैं टीचर लोग, और बस मात्र बच्चे जाते हैं स्कूल में और बस टिफिन खा करके वापस से चले आते हैं। जब हमको आकर बताते हैं कि राजनीति हो रही है इसमें क्या है, टीचर लोगों का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो टीचर पढ़ाएंगे कहाँ से? इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? तो इसमें क्या देखिए, पहले जो इस स्कूल को खोले थे डॉक्टर रमन जी, अब आ गया भूपेश सरकार जी आ गए हैं, तो अब आत्मानंद जब खुल रहा है, भूपेश सरकार जी जब आत्मानंद खुले हैं तो फिर BJP आएगा तो फिर आत्मानंद को हटा देंगे, और जब आत्मानंद आएगा तो BJP हटा देंगे, और अभी DAV आया है तो कांग्रेस हटा रहे हैं। वेतन निधि, इसमें तो इस राजनीति तो हो ही रहा है ना। और इसमें बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम अपने बच्चे को पसीना उगार करके पढ़ाते हैं और स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और आकर के उनकी मानसिकता भी खराब हो रही है। हम लोग चाहते हैं कलेक्टर महोदय से यही निवेदन और विज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों मिल करके आए हैं कि कम से कम स्कूल चालू रहे और वेतन भी मिले, टीचर को भी मिले। और ये CBSE कोर्स है, और CBSE कोर्स के कारण हम लोग और अपने बच्चे को कहीं पर एडमिशन करवा ही नहीं सकते। रायगढ़ नगर निगम ने आज शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जो हंडी चौक से लेकर भूजी भवन सड़क मार्ग होते हुए श्याम टाकीज रोड तक चली। इस दौरान निगम के तोड़ू दस्ते ने अतिक्रमण हटवाया। वहीं पार्षद सलीम निहारिया ने निगम से समय मांगा और आश्वासन दिया कि 2 दिन में लोग खुद से कब्जा हटा देंगे, जिस पर निगम ने अतिक्रमण हटाने का समय देते हुए अपनी कार्रवाई रोक दी। भारत के राष्ट्रपति भवन का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। सैकड़ों एकड़ में फैले इस भवन में आजादी के बाद कई राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये भवन देश और दुनिया में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन सब का गवाह रहा है। इस यात्रा को समझाने के लिए एक नाट्य प्रस्तुति 16 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में हुई। राष्ट्रपति भवन के नाम से बने इस नाटक
को कुमार साहनी ने डायरेक्ट किया है, जबकि मनोज जोशी इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। कास्टिंग संजय भाटिया ने की है। इस नाटक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति तक का कार्यकाल व वायसराय हाउस कैसे राष्ट्रपति भवन बना, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में जानी मानी कलाकार प्रवीणा देशपांडे ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का रोल किया है। प्रवीणा रायपुर की रहने वाली हैं। वीआईपी न्यूज से बात करते हुए प्रवीणा ने कहा कि इस ऐतिहासिक नाटक का हिस्सा बनना और उसे राष्ट्रपति भवन में इतने विशिष्ट लोगों के सामने पेश करना उनके लिए गौरव का पल था। इस नाटक को देखने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कई राज्यों के राज्यपाल और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ये इस नाटक की पहली प्रस्तुति है। एक गरीब परिवार में हुआ। अपनी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के बल पर वे आज राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। लेते हैं एक ब्रेक। जय जय महातारी, जय जय महातारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महातारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महातारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे, किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। महानदी औ इंद्रावती, तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा, सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी, गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख ओराए, मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत, कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। जहां एक और युवा रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, तो वहीं गांव के एक किसान परिवार का लड़का प्राइवेट कंपनी के लाखों रुपयों का वेतन छोड़ गांव में मछली पालन कर रहा है, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। देखिए सरगुजा से हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के भविष्य की परिकल्पना करते हुए स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को स्वावलंबन के साथ गांव, समाज और देश की उन्नति में योगदान देने का संदेश दिया था। आज ये दिख रहा है, जब युवा शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से एक है
अनिल कुमार, जो कॉरपोरेट सेक्टर की लाखों रुपए के वेतन वाली नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आए और अब मछली पालन कर रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर विकास खंड के धर्मपुर ग्राम पंचायत के निवासी अनिल कुमार ने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र के पुणे में कॉमर्स से स्नातक की डिग्री ली, जिसके बाद उन्हें प्राइवेट कंपनी में फाइनेंशियल एनालिसिस की नौकरी मिल गई। लेकिन अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करने का मन बना लिए अनिल कुमार गांव लौट आए। मेरी पढ़ाई एजुकेशन जो कंप्लीट हुई पुणे यूनिवर्सिटी से हुई। वहाँ से मैंने जो है कॉमर्स में स्नातक किया और उसके बाद मैं जॉब में था और जॉब करते करते आइडिया लगा मुझे कि भाई क्यों मैं किसी और के लिए काम करूं, मेरा जबकि खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने ये स्टार्ट किया। पुणे में मैं इक्लक्स कंपनी में काम करता था और क्या काम? जी फाइनेंशियल एनालिसिस का था पोस्ट। कहना था उनका कि भाई अच्छा खासा जॉब है तो जॉब क्यों छोड़ दिया आपने। तो उन्हें मतलब समझा पाना मुश्किल था, जो कि है जो भी इच्छुक हैं जो चाहते हैं कि भाई मत्स्य के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं मेरे पास ट्रेनिंग के लिए और मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। अनिल ने स्टार्टअप करते हुए 1.5 लाख की लागत से 30 बाई 40 की जमीन पर शेड निर्माण कराया, जिसमें मछली पालन के लिए 20 सीमेंट का बॉक्स बनाया और मछली पालन का काम शुरू किया। लेकिन मछली के बीज मार्केट में महंगे मिल रहे थे, तो अनिल ने खुद से मछली बीज का मार्केट तैयार किया, जिसमें रोहू, कतला, सिंघी और देशी मांगुर के मछली बीज तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर देसी मांगुर और सिंघी मछली है जो कि विलुप्त होने की कगार पे है, विलुप्त होने वाली प्रजाति है, जिसे मैं संरक्षण भी प्रदान कर रहा हूँ ताकि आगे चल के जो है कि विलुप्त ना हो जाए। पहले ये हर जगह पाया जाता था और जो है कि आजकल ये बहुत ही कम जगह में देखने को मिलती है, जैसे कि अभी मेरे पास है और जो है मतलब आसपास के गांव में भी अभी ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। मार्केट से विलुप्त होते मछलियों के संरक्षण के लिए अनिल ने अहम भूमिका निभाई और सिंघी और देशी मांगुर जैसे बीजों को बचाया और फिश सीड सेंटर के जरिए लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। एक अच्छा जो है सीड प्रोडक्शन करना है और लोगों को जो है क्वालिटी सीड प्रोवाइड कराना है, क्योंकि जो सीड आता है कलकत्ता से आता है, जो कि काफ़ी मतलब कहना चाहिए दूर से आता है और जो यहाँ आते आते क्या है मतलब कि मॉर्टेलिटी बहुत हो जाता है। अनिल ने जो सपना देखा उसे आज जी भी रहे हैं। काम में थोड़ी मुश्किलें तो जरूर आई, लेकिन अनिल ने अपने मेहनत से रास्तों को आसान बना दिया और आज वो एक सफल किसान और व्यापारी हैं। हिंदी सिनेमा के शानदार गीतकार आनंद बख्शी बॉलीवुड में पुराने जमाने के बेजोड़ गीतकारों में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड में 7 दशक तक करीब 4000 गाने लिखे थे। आनंद बख्शी में खास कला थी कि अगर वह सिचुएशन को अच्छे से समझ ले तो वह 8-10 मिनट में ही गाने लिख लिया करते थे। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी, अब पाकिस्तान के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे बख्शी की आज 9वीं जन्म तिथि है। यूं तो एक गीतकार के तौर पर आनंद बख्शी साहब ने ढेर सारे सुपरहिट गाने लिखे हैं कि उनका जिक्र एक बार में किया जाना नामुमकिन है। चेतन चौहान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खेल जगत में, क्रिकेट में चेतन ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। वहीं राजनीति के मैदान में भी चेतन चौहान ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। ऐसे दमदार शख्सियत का आज जन्मदिन है। उन्हें पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर का बेस्ट ओपनिंग पार्टनर कहा जाता था। दोनों ने साथ में मिलकर 3000 से अधिक रन जोड़े। इतना ही नहीं, इस दौरान 10 बार दोनों ने 100 से अधिक रन की साझेदारी भी की, लेकिन बतौर बल्लेबाज वे टेस्ट में शतक नहीं लगा सके। इसका कभी उन्होंने अफसोस भी जाहिर नहीं किया। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।